अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। दुनिया अब टेक्नोलॉजी की दौड़ में बहुत आगे जा चुकी है और पाकिस्तान भी इसी टेक्नोलॉजी की दौड़ में अब दुनिया का इस वक्त पीछा कर रहा है और एक कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। माजी में हमें देखते थे कि शॉपिंग करने के लिए हमें शॉपिंग मॉल्स में जाना पड़ता था, मार्केट्स में जाना पड़ता था, बाज़ारों में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऑनलाइन शॉपिंग के ज़रिए हम घर बैठे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो भी चाहे ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ मंगवा सकते हैं। और पाकिस्तान में ई कॉमर्स का ये सेक्टर, ये मार्केट पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ज़्यादा इमर्ज हुई है, तेज़ी से ग्रो हुई है। आज से 5-6 साल पहले इस मार्केट का टोटल वॉल्यूम कोई $1 अरब के आसपास होता था, जो बढ़ते बढ़ते 6 से 7 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुका है। बल्कि एक अंदाज़ा ये भी है कि शायद इस साल के आखिर तक या अगले साल के आगाज़ तक ये जो फिगर है ये 9 से 10 अरब डॉलर्स तक भी पहुंच सकता है। अब बहुत सारे लोग इस वक्त ये ऑनलाइन कारोबार करना भी चाहते हैं, शुरू भी करते हैं, लेकिन हर काम में लोगों के लिए कुछ रोल मॉडल्स होते हैं जिनको देखकर लोग उस शोबे में आते हैं और उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करने की और कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इस ई कॉमर्स के कैसे रोल मॉडल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जबरान नियाज़ साहब तारुफ करवाते हैं और ज़रा आज गुफ्तगू भी उनसे करते हैं कि कैसे उन्होंने कामयाबी हासिल की। CEO यूटोपिया ब्रांड्स, टॉप 5 प्राइवेट लेवल सेलर एट अमेज़ॉन, ये बड़ी अचीवमेंट है जबरान साहब की। तो कहाँ से इन्होंने अपने इस सफ़र का आगाज़ किया और किस तरह से ये सब कुछ इन्होंने अचीव किया, और फिर जो न्यू कमर्स हैं वो इनके फुट स्टेप्स को किस तरह से फॉलो करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और इस मार्केट का जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में, सेक्टर का जो पोटेंशियल है वो कितना है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में किस तरह से अपना एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकती है, ये वो तमाम सवालात हैं जो जबरान साहब के सामने आज हम रखेंगे। जबरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो जबरान साहब, ये जो कामयाबी आपने हासिल की अमेज़ॉन में, आप टॉप 5 सेलर में आपका शुमार होता है, और ज़ाहिर इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में आपको जाना पहचाना जाता है, आपकी प्रोडक्ट्स को जाना पहचाना जाता है। ये कितना अरसा लगा, कितनी साबित कदमी इसमें आपने दिखाई, और क्या क्या स्ट्रगल रही आपकी, ये कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ था? जी बिल्कुल, पिछले 15 साल से साल पहले हमने अमेज़न पे सेल करना स्टार्ट किया, और 20 साल पहले मैं यूएस आ गया था। आई वाज़ बोर्न एंड रेज़्ड इन कराची। और एक ज़ाहिर है कि एक जो स्ट्रगल होती है किसी भी नए इमिग्रेंट की, उससे स्टार्ट किया। और यूएस में ज़ाहिर है लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ है, तो वहाँ पे जब हमें अपॉर्च्युनिटी मिली तो उस पे हमने अमेज़न पे अपनी कोशिशें की, और आज जो है वो आई एम ग्लैड कि हम टॉप 5 सेलर्स में हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात ये है कि ये सारी प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान हैं, और सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन पाकिस्तान ब्रांड्स में बिकती हैं। और मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात ये है कि मेड इन पाकिस्तान ब्रांड अब यूएस के तकरीबन हर घर में मौजूद है, कनाडा के हर घर में मौजूद है, और यूके यूरोप में भी हर दूसरे घर में मौजूद है। और ये सही। सब ई कॉमर्स और अमेज़न की बदौलत हमने अचीव किया। तो जवान साहब, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट भी बड़ी चाहिए होती है? जिस तरह कोई बिज़नेस जो नॉर्मल बिज़नेस किए जाते हैं, किसी को कोई आउटलेट खोलनी है, शॉप खोलनी है, तो ज़ाहिर है उसके लिए बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट दरकार होती है। फिर अपनी प्रोडक्ट्स पे भी इन्वेस्ट किया जाता है, जगह पर भी, लोकेशन पर भी। तो इसमें वो वाला मामला तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट का इसमें कितना अमल दखल होता है? ई कॉमर्स, क्योंकि ई कॉमर्स में आपको फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको दुकानें नहीं चाहिए, आपको उस तरह से एक आपकी कमिटमेंट नहीं है जैसे आपको कई सालों की कमिटमेंट करनी पड़ती है फिजिकल स्टोर्स में, और एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखनी पड़ती है उसको चलाने के लिए। ई कॉमर्स में आसानी ये है कि आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कम वैल्यू की प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स यूएस में, यूके, यूरोप में, पूरे पूरे दुनिया में हर मुल्क में ज़ाहिर है कि एक बड़ी है। तो हर मार्केट प्लेस के लिहाज से और हर कंट्री के लिहाज से आप, और इसमें ज़ाहिर है कि आपकी काबिलियत का ज़्यादा इसमें होता है कि आपने क्या प्रोडक्ट चूज़ की है। आप कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, आप ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें जो अभी मार्केट में अभी आई ना हो, या मार्केट में आप कोई गैप ढूँढ लें। तो ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो यंग लोग हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनमें पैशन है, वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी इसमें एंटर हो सकते हैं, और उसमें दुनिया भर में अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, और पाकिस्तान में भी बेशुमार अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं। और इसमें जवान साहब, ग्रो कैसे कर सकते हैं अपने इस बिज़नेस को? ज़ाहिर है हर बिज़नेस एक बहुत छोटे से इनिशिएटिव के साथ शुरू होता है, ख़ासतौर पर ई कॉमर्स में तो कोई इतनी ख़ास इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती, तो उसमें फिर ओवर द पीरियड ग्रोथ कैसे आती है? वो आपकी कंसिस्टेंसी है, वो आपकी स्मार्टनेस है, या मार्केट को कितने अच्छे तरीके से आप रीड करते हैं? वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको बहुत जल्दी फिर ऊपर की तरफ लेकर जाती हैं? ठीक है, ई-कॉमर्स की दुनिया भर में बेशुमार मार्केट प्लेसेस हैं। जैसे कुछ बड़ी मार्केट प्लेसेस में,
जैसे अमेज़न है, ईबे है, वॉलमार्ट.कॉम, टारगेट.कॉम, इसके अलावा आजकल देखें चाइनीज़ मार्केट जैसे शीन, टीमू, टिकटॉक भी बहुत पॉपुलर हो रही हैं। और हर मार्केट प्लेस जो होती है उसके अलग चैलेंजेस होते हैं। टिकटॉक में जो है वो शो एंड टेल या ट्रेंडिंग टाइप प्रोडक्ट्स ज़्यादा चलती हैं। तो आपके लिए ग्रोथ में यही है कि आप किसी एक मार्केट प्लेस में, किसी एक कंट्री में एक्सपर्टीज़ हासिल करें, उसके कस्टमर को समझें कि उसके कस्टमर को क्या चाहिए और ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें जो उस कस्टमर को ज़्यादा बेहतर लगें आपके कॉम्पिटिशन के मुकाबले में। और जिस तरह हर कैटेगरी में या हर बिज़नेस में ग्रोथ के लिए यही है कि आपको एक अच्छी टीम बनानी है, आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, आपने जल्दी जो है वो घबरा नहीं जाना और आपने ज़ाहिर है कि उसमें एक फ़ोकस होके डेडिकेशन से काम करें। तो मेरा ख़्याल है कि ई-कॉमर्स दुनिया की जितनी फ़िज़िकल रिटेल है वो आहिस्ता-आहिस्ता ई-कॉमर्स की तरफ ही जा रही है। हुँ। और यही एक हमें नज़र आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में कि शायद ये बिज़नेस आगे जाके मज़ीद ग्रो ही करेगा। और जमान साहब, ज़ाहिर है बिज़नेस एनवायरनमेंट जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ है, फिर एशिया के कुछ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्कुल मुख्तलिफ है, गल्फ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ है। तो अगर पाकिस्तान या यूएसए में हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना हो इस ई कॉमर्स सेक्टर को लेकर, तो क्या क्या बुनियादी फ़र्क हैं? क्या हम वहाँ पर डिफरेंस देखते हैं और यहाँ देखते हैं, या अगर कुछ और ममालिक के साथ भी आप इसका कंपेरिजन करना चाहें तो पाकिस्तान के हालात का? अच्छा देखिए, अगेन जैसे कि दुनिया का हर मुल्क डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर आप यूएस को कंपेयर करें फॉर एग्जांपल बाकी कंट्री से, तो यूएस कस्टमर जो है उसमें एक प्रीमियम कस्टमर है जिसकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। उसको एक बेहतर प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट या ऐसी प्रोडक्ट जिसमें कोई डिफरेंशिएशन हो, जो मुश्किल हो या उसमें कोई यूएसपी हो, कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट हो या कोई ख़ास बात हो, तो वो उसके लिए एक ज़्यादा कीमत दे सकता है। इसकी मिसाल देते हैं कि जैसे यूएसए में एक टी-शर्ट $5 की भी बिक रही है और एक टी-शर्ट $100 की भी बिक रही है। अब ये बेचने वाले की काबिलियत है कि आप वो टी-शर्ट आप $5 वाली भी बेच सकते हैं और $100 की भी बेच सकते हैं। लेकिन जैसे आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कनाडा है, यूके है, यूरोप है, वहाँ पे आप 100 के नहीं बेच सकते, वहाँ पे शायद आप 50 की बेच सकते हैं। फिर आप जैसे मिडल ईस्ट में जाते हैं, तो वो आप जो आपका डिफरेंस है प्राइस का वो $5 से $20 हो सकता है। लेकिन जब आप इवन लोअर मार्केट्स में जाते हैं, जैसे पाकिस्तान है, सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह है, तो वहाँ पे आपके पास इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता। वहाँ पे ज़्यादातर कस्टमर्स जो हैं, वहाँ पे जो सेगमेंटेशन है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स को अफ़ोर्ड कर सकता है, वो बहुत छोटा है। वो तकरीबन 5% से भी कम है। जबकि यूएसए में तकरीबन आपको 30 टू 40% ऐसा सेगमेंटेशन मिलेगा कि जो हाई प्राइस पॉइंट प्रीमियम प्रोडक्ट्स, यूएसपी वाली प्रोडक्ट्स को के ऊपर ज़्यादा दे सकता है। तो आपको जो पूरी स्ट्रेटजी बनानी है सेलिंग की या अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, उसमें आपको कंट्री को बहुत अच्छा डिटेल में स्टडी करना है और कंज्यूमर बिहेवियर्स और ये कैटेगरी टू कैटेगरी भी वेरी करते हैं। कुछ कैटेगरीज़ जैसे यूएस में आप जाएँ तो जो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वो बहुत बड़ी कैटेगरीज़ हैं, पेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी कैटेगरीज़ हैं, जबकि बाकी कंट्रीज़ में इतनी नहीं है। लोग सप्लीमेंट्स जो है वो इतना ही बड़ा है जितना बड़ा आपकी और इसी तरह जैसे ब्यूटी की कैटेगरी है, वो बहुत बड़ी है। और ये सबसे मुश्किल कैटेगरीज़ है और सबसे हाई मार्जिन कैटेगरीज़ है, जबकि क्योंकि जो लोग हमारे पाकिस्तान ओरिजिन के होते हैं, वो खुद भी सप्लीमेंट्स को और ब्यूटी को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझते, तो फिर वो इन कैटेगरीज़ में स्ट्रगल भी करते हैं। लेकिन यहीं आपको सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर कैपिटल इनकम अच्छी है या जिनकी जीडीपी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा ई-कॉमर्स की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती तो हैं। जवान साहब, ये जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है, जो यूटोपिया आपकी इंडस्ट्री के ज़रिए ये यूएसए के ऑलमोस्ट हर घर में पहुंची है, तो इस मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पर, जिसमें ज़ाहिर फिर एक बड़ी वसी वैरायटी भी है, इन लोगों का ट्रस्ट कैसा है? वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों का परसेप्शन क्या है इनका मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट के बारे में? यानी हमारी प्रोडक्ट इस वक्त कंपटीशन करती है दीगर ममालिक की प्रोडक्ट्स में? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि अगर आप कोई भी यूटोपिया ब्रांड की प्रोडक्ट सर्च करेंगे या हमारी कंपनी की प्रोडक्ट सर्च करेंगे अमेज़न पे, यूएस में, कनाडा में, यूके या यूरोप के किसी मुल्क में, तो आप देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ बाकी कॉम्पिटिशन से बेहतर हैं। तो हमें आम तौर पे बताया जाता है कि पाकिस्तान में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं बन सकती, लेकिन ये एक सिर्फ माइंडसेट है क्योंकि ई-कॉमर्स एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें कोई भी शख्स अपनी प्रोडक्ट बेच सकता है। तो जो कंज़्यूमर अपनी प्रोडक्ट देखता है, वो ये नहीं देखता है कि उसका मेड इन कंट्री क्या है। वो ये देखता है कि जो आप जिस ब्रांड की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके क्या रिव्यूज़ अच्छे हैं, क्या कस्टमर्स उसके बारे में अच्छा कह रहे हैं। अगर आप एक जेन्युइनली अच्छी प्रोडक्ट डिज़ाइन करें और उसमें आप उसकी अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें और आप उसको जब फिर ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में बेचें, जहाँ पे आपको अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं,
तो कोई फ़र्क नहीं है कि आप ना सिर्फ़ बाकियों के मुकाबले में बेच सकें, बल्कि लोग हमारी प्रोडक्ट्स को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उनके रिव्यूज़ अच्छे होते हैं। और अगर आप भी बिल्कुल यही कर सकते हैं, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जो भी लोग बनाते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करें। जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो आप उसको और महँगा भी बेच सकते हैं और आपको प्राउड होके मेड इन पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स को ऑफ़र कर सकते हैं। और जवान साहब, ये जो अभी पाकिस्तान में थोड़े से इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं कॉस्ट को लेकर, कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बड़ी लिमिटेड हो गई। जो नॉर्मल एक्सपोर्ट्स हैं, वो जो टेक्सटाइल सेक्टर हमारा कोई 55-60% एक्सपोर्ट्स को, उसकी बास्केट को फिल करता है। तो ये कॉस्ट के इश्यूज़ फिर इस ई कॉमर्स सेक्टर में भी आते हैं कि अब वक्ती तौर पर यहाँ महंगाई हुई है, कॉस्ट बढ़ रही है, तो फिर ये चैलेंज की सूरत में आप लोग के लिए भी ये चीज़ आप लोग को सफ़र करती है? जी, जी, बिल्कुल। और मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स के लिए सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस के साथ-साथ वो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस भी है, कि हुकूमत ने कोई भी बिज़नेस करने को इतना मुश्किल बना देती है, कि इतने सारे नए रूल्स, रेगुलेशंस, रेड टेप बना देती है कि वही आसान काम मुश्किल हो जाता है। मेरा ख़्याल है जहाँ पे हुकूमत के पास कुछ चैलेंजेज़ हैं कि उन्होंने जीएसटी और विथहोल्डिंग टैक्सेस और बहुत सारे टैक्सेस की एक्सपोर्टर्स पे भी भरमार की हुई है। और बहुत सारे लेबर लॉज़ और बहुत सारे कंप्लायंस, और आपको पता है हमारा एक वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूटिलिटीज़ के मसले हैं। वो चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उसके साथ बेशुमार ईज़ ऑफ डूइंग के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्सपोर्टर्स की लाइफ़ मुश्किल बनाई हुई है। अगर इस पे काम करें तो हम मुझे कोई शक नहीं कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। सही। तो अब हमारी जो रेगुलर एक्सपोर्ट है वो तो अपनी जगह, जो हमारी ई कॉमर्स की मार्केट का फिगर है, जो अभी अराउंड कोई $7 बिलियन के आसपास आ गया है, और ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि शायद विद इन अ ईयर ये 9 या 10 बिलियन डॉलर्स को छू जाएगा। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल है हमारा, या कुछ पॉलिसी इशूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से अभी भी ये मार्केट थोड़ी लिमिटेड है, और अगर वो रिजॉल्व हो जाए तो फिर ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल इससे भी ज़्यादा हो सकता है? अच्छा, हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो लोगों से सेल्स टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती, फिजिकल दुकानों से, रिटेलर से, उनका मेन इशू रहता है। ई-कॉमर्स ही उनका मसला हल कर सकता है, बल्कि ई-कॉमर्स ने दुनिया के सारे मुल्कों के लिए मसला हल कर दिया, क्योंकि लोग आहिस्ता-आहिस्ता कन्वीनिएंट समझते हैं कि वो मॉल पे जाने के बजाय या फिजिकल स्टोर्स पे जाने के बजाय वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। डिलीवरी भी पाकिस्तान में सस्ती हो जाती है, डिलीवरी की कॉस्ट भी रिलेटिवली कम है। तो और आप अगर चाइना और दूसरे मुल्कों को देखें कि जिनकी हमसे मिलते-जुलते हालात हैं, वहाँ पे देखें ई-कॉमर्स तो तकरीबन हमसे कई गुना बड़ा है। तो यहाँ से हम तकरीबन तकरीबन आधे से ज़्यादा अपना रिटेल को हम ई-कॉमर्स पे लेके जा सकते हैं, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा लीगलाइज़्ड वे में अपना सेल्स टैक्स कलेक्ट कर सकती है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि सेल्स टैक्स के रेट्स को कम रखे। सेल्स टैक्स बिल्कुल फाइनल स्टेप पे सेल्स टैक्स लगाए, ना कि वो पहले ही विथहोल्डिंग और इनिशियल लेवल्स पे लगा दे। और ई-कॉमर्स को यूज़ करे एज़ अ टूल टू कलेक्ट सेल्स टैक्स, जिससे हुकूमत को भी टैक्स कलेक्शन में बहुत फ़ायदा होगा, और आगे भी ई-कॉमर्स जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है, क्योंकि सारी दुनिया में इसकी अडॉप्शन बढ़ रही है, और हमारे जैसे मुल्कों में भी इसकी अडॉप्शन जो है, वो आपको आने वाले दिनों में नज़र आएगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। सही। और जुमान साहब, ये जो इसके मार्केट के ट्रेंड्स हैं, इनके साथ मार्केट को समझना, या ये जैसे अभी आपने कहा था कि कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये क्या वक्त के साथ साथ ये ट्रेंड्स तब्दील होते रहते हैं? यानी आपने कोई ई कॉमर्स का कोई बिज़नेस शुरू किया, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और फिर वक्त के साथ आपको अपनी प्रोडक्ट में भी चेंज, यानी वैल्यू एडिशन अपनी जगह, लेकिन उस प्रोडक्ट को ही चेंज करना पड़ेगा, वैरायटी पैदा करनी पड़ेगी, या किसी 1, 2, 3 प्रोडक्ट्स के साथ भी आप कंसिस्टेंटली चल सकते हैं इस मार्केट में? देखिए, ई-कॉमर्स में ने पूरी दुनिया को बदल दिया। पहले ये होता था कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती थी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी बड़ी-बड़ी कंपनी होती थी, वो कई-कई डेकेड से एक ही जैसी प्रोडक्ट्स, एक ही जैसी पैकेजिंग बेच रही होती थी। और क्योंकि उसका बैरियर ऑफ एंट्री बहुत हाई होता था, नए लोग उसमें नहीं आ सकते थे, तो वो कोई इनोवेशन नहीं होती थी। ई-कॉमर्स की मार्केट में ये है कि अगर एक तरफ दुनिया की टॉप ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट बेच रही हैं, वहाँ यूटोपिया जैसी कई बेशुमार कंपनियाँ जो हैं, वो अपनी अपनी रीडिज़ाइन करके इनोवेशन के साथ, यूएसपी के साथ उसको बेहतर पैकेजिंग, बेहतर डिज़ाइन, बेहतर क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट लाती हैं, तो फिर उनको भी इनोवेट करना पड़ता है, क्योंकि जब हम उनका मार्केट शेयर लेते हैं, तो उनको लगता है कि भई अब हमें भी इनोवेट करना है। तो जैसे-जैसे मोर ई-कॉमर्स पाकिस्तान में आएगा, तो ये जो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, प्राइस कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगी, और आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटेल की मार्केट में आपको ऐसी-ऐसी प्रोडक्ट्स नज़र आएँगी, जो आपको नहीं नज़र आई। तो जैसे-जैसे ई-कॉमर्स इवॉल्व होगा, तो सिलेक्शन भी बढ़ेगी, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स भी बढ़ेगी, और कस्टमर को भी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक फिजिकल दुकान पे आपको हर प्रोडक्ट की 2 या 3 तरह की प्रोडक्ट्स नज़र आती हैं। जब ई-कॉमर्स पे आप जाते हैं, तो आपको उस हर कैटेगरी में हज़ारों तरह की प्रोडक्ट नज़र आती हैं। इससे कंज़्यूमर मार्केट पे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा, और बड़ा बैलेंस और
कंपटीशन होगा और क्वालिटी और प्राइसिंग भी बेहतर होगी। और जवान साहब, ज़ाहिर है जो क्वालिटी का इशू है और जो ये कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें कि अगर किसी को अपने पहले ही एक्सपीरियंस में थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा या कोई धोखा हो गया है, कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट उसके पास पहुंची, या जो चीज़ ऑर्डर की हुई थी वो बॉक्स खोला तो उसमें कहीं कोई एक आध चीज़ कहीं कम होती है, तो फिर वो फिज़िकल शॉप पर तो आप जाते हैं, उसी वक्त आप उसको चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज हो जाती है, वो रिप्लेस हो जाती है, वो बड़ा ईजी प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर वो बड़ा पेशेंस वाला काम होता है। तो ये क्वालिटी पर और ये इस तरह की चीज़ों पर भी कंपनीज की काम करती हैं, तवज्जो होती है थोड़ी कि कस्टमर का भी ख्याल रखा जाए ज़रा। अब ये मार्केट प्लेसेस पे जब आप चीज़ बेचते हैं तो उसमें सेलर की रेटिंग्स भी होती हैं, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी होते हैं। तो अगर किसी कस्टमर कोई चीज़ ऑर्डर करता है, उसको चीज़ सही नहीं मिलेगी तो वो खराब रिव्यू देगा। तो मेरा ख़्याल है हमारे कस्टमर भी आहिस्ता-आहिस्ता ट्रेन हो जाएँगे कि वो ऐसे प्लेटफ़ॉर्म से चीज़ें लें, जो जहाँ पे रिव्यूज़ रिलायबल हों, और वो रिव्यूज़ जो हैं, अगर ज़ाहिर है कि कई 100 लोगों ने वो प्रोडक्ट ली हुई है और वो कहते हैं वो प्रोडक्ट अच्छी है, तो मोस्ट लाइकली उसके लिए भी अच्छी होगी। इसी तरह सेलर्स की भी रेटिंग होती है कि एक सेलर ने अगर कोई नई प्रोडक्ट भी लॉन्च की है, लेकिन हिस्टोरिकली उसकी सारी प्रोडक्ट्स, सारे कस्टमर्स उसको अच्छा ही कह रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली आप भी उससे प्रोडक्ट लेंगे। तो मेरा ख्याल है, और दूसरा हमारे यहाँ बायर साइड पे भी फ्रॉड्स होते हैं कि बायर भी प्रोडक्ट रिसीव करके उसके अंदर कुछ का कुछ बदल के रिटर्न कर देते हैं, या फिर प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद खोल के देखते हैं, पसंद आई तो रख लूँ, नहीं तो वापस कर दूँ। तो मेरा ख्याल है कि दोनों साइड पे हमें काम करने की ज़रूरत है। आप जैसे जो मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उसमें अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि ई-कॉमर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफ़ॉर्म है और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें हम अब्यूज़ ना करें, सेलर साइड से भी अब्यूज़ ना करें और बायर साइड से भी अब्यूज़ ना करें। और जैसे हमारे जो इदारे होते हैं, जो कंज़्यूमर प्रोटेक्शन के इदारे होते हैं, उनको भी इनके साथ क्लोज़ली काम करना चाहिए कि जो बैड एक्टर्स हैं मार्केट में, उसकी कोई स्ट्रैटेजी बनाएँ, ताकि जो कंज़्यूमर ट्रस्ट है वो पूरे ई-कॉमर्स पे बहाल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ आएँ, क्योंकि इससे ज़ाहिर है सबकी ज़िंदगी आसान होगी। तो जिरमान साहब, हमारे यहाँ जो सेक्टर भी डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है, फिर वो उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा होता है वो थोड़ा यूज़लेस सा लगता है। जैसे अब अगर सारी शॉपिंग ऑनलाइन होने लगेगी तो फिर ये मॉल्स का, मार्केट्स का या जो बाज़ार हैं उनका क्या होगा? तो ये इनका इस वक्त क्या आपको फ्यूचर अगले 5 से 10 साल में नज़र आता है? चूँकि ये मार्केट तो इमर्ज पिछले 5 साल में बहुत तेज़ी से हुई है और अगले 5 साल में शायद उससे भी 2 गुना तेज़ होगी। तो ये फिर हमारे मॉल्स जो कि जगह जगह खुल रहे हैं, जो सुपर स्टोर्स आपको हर एरिया में अब खुले हुए नज़र आते हैं, या जो दीगर मार्केट्स हैं, फिर इनका क्या फ्यूचर होगा? अच्छा, चाइना में तो ऐसा है कि ये फिजिकल स्टोर्स ही वहां से पैकेजेस पैक करना शुरू कर देते हैं, शिप करना शुरू कर देते हैं। तो वो दोनों बिजनेस कर रहे होते हैं, यानी बैक वक्त वो फिजिकल रिटेल भी कर रहे होते हैं और ई कॉमर्स के पैकेजेस भी वहां उनके वर्कर्स बना रहे होते हैं। तो किसी हद तक तो वो वैसे यूज हो जाते हैं। लेकिन आप देखें तो यूएस में आप देखें तो तकरीबन फिजिकल रिटेल को काफी नुकसान हुआ। बहुत बड़े ब्रांड जैसे सीयर्स है, बेड बाथ एंड बियॉन्ड है, तो आप देखें सैकड़ों कंपनियां जो हैं वो फिर ई कॉमर्स के आने के साथ उनका बिजनेस डिसरप्ट हुआ। बहुत सारे मॉल्स में प्ले एरिया खुल गए, या उनके जो मॉल्स हैं उनमें उस तरह की पुरानी रौनकें नहीं रहीं। तो डेफिनेटली दुनिया जब बहुत ज़्यादा ई-कॉमर्स की तरफ जाएगी तो जो आपका फिजिकल रिटेल है, उसमें वो वीक होगा। लेकिन कुछ लोग उसमें ज़ाहिर है कि डुअल पे चले जाएँगे कि वो वहाँ पे बैठ के डिफरेंट तरह के काम करेंगे। कुछ उसके पर्पस चेंज हो जाएँगे और कुछ उसमें ज़ाहिर है कि अभी पाकिस्तान में क्योंकि उस तरह के मॉडर्न मॉल्स इतने सारे हैं भी नहीं, तो हमें शायद इतना ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो जो वो वाली दुकानें हैं जो बहुत ही एंट्री लेवल प्राइसेस में जो जो लो मार्जिन बेसिक्स गारमेंट्स हैं, वो तो इससे डिस्टर्ब नहीं होंगी इतनी ज़्यादा। और जो आपकी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं या प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं जो मॉल में हैं, वो इतने ज़्यादा है नहीं। वैसे भी हमारी जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो आई थिंक ग्रोथ स्लो हो जाएगी उनकी, शायद उनको नेगेटिवली इतना इम्पैक्ट ना हो। सही। और जिब्रान साहब, ये जो नए आने वाले ख़ास तौर पर जो छोटे छोटे अपने इसमें स्टार्टअप्स कायम करना चाहते हैं, तो उनको अगर मुस्तकबिल में आने वाले 8, 10, 15 साल में जिब्रान नियाज़ बनना है, तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरी फुट स्टेप्स होने चाहिए कि वो इनिशिएट कैसे करें, उसको फिर वो कंसिस्टेंसी से आगे कैसे बढ़ाएं और फिर वो इन अचीवमेंट्स को यहाँ तक का अपना सफ़र कैसे तय करें? देखिए, मैं यही कहूँगा कि ई-कॉमर्स फ्यूचर है। दुनिया का सारा रिटेल आहिस्ता-आहिस्ता ई-कॉमर्स पे कन्वर्ट हो रहा है। हर कंट्री का तकरीबन 50 टू 60% रिटेल जो है वो ई-कॉमर्स पे या मूव हो चुका है या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मूव हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि आप लोगों के लिए ई-कॉमर्स में बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। आप एक ये है कि इसमें बहुत सारे लोग बगैर इसको सीखे इसमें एंटर हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप कहीं जॉब करें, कहीं एक्सपीरियंस लें, या अगर आप बिज़नेसमैन हैं, इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक एक्सपीरियंस टीम इसमें हायर करें। क्योंकि ये एक बहरहाल इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको एक हाई इंटेलेक्चुअल के लोग चाहिए, पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स चाहिए,
जो इसको रन कर सकते हैं, और उसमें ज़ाहिर है बहुत कॉम्पिटिशन है, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल इसको कर रहे होते हैं। तो जब आपने उनसे कम्पीट करना है तो आपको भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। और जब आप एंटर हो तो आप बहुत बड़ी-बड़ी कैटेगरीज़ में ना जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा। आप ऐसी कैटेगरीज़ में जाएँ जिसमें कम कॉम्पिटिशन है, ताकि अगर आप गलती भी करें तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, या और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे आप इसको सीखते जाएँ, फिर आप ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा कम्पेटिटिव कैटेगरी या ट्रेंडिंग कैटेगरीज़ में भी कर सकते हैं। और ये है कि इसमें आपको एक्सपोज़र बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेड शोज़ होते हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं, नई प्रोडक्ट देखते हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा ट्रेड शो होते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इसको सीखने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट के ट्रेड शोज़ बहुत देखें। हमारे बहुत सारे लोग हेमटेक्स जर्मनी में जाके ट्रेड शोज़ देखते हैं, जो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो ज़्यादातर टेक्सटाइल फ़ोकस्ड है। चाइना में और दुबई में और इवन दुनिया भर में बहुत सारे प्रोडक्ट के आम ज़िंदगी के हर इस्तेमाल की चीज़ के प्रोडक्ट के ट्रेड शोज़ होते हैं, और जितना ज़्यादा आप उनको देखेंगे, आपको पता चलेगा कि दुनिया में कितनी तरह की चीज़ें बिकती हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक रिलेटिवली लो पर जीडीपी इनकम का कंट्री है, तो बहुत सारी जो आम ज़िंदगी की चीज़ें हैं, हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो जब हम दुनिया में जाते हैं, देखते हैं कि और दुनिया क्या-क्या लेती है, किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती है, तो फिर आप कॉमर्स को बेहतर तरीके से समझते हैं। चाहे आप पाकिस्तान में भी कर रहे हों, तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो पाकिस्तान में पहले बिक ही नहीं रही, लेकिन उसके आपको गैप्स नज़र आएँगे, और वो ही सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जिब्रान नियाज़ साहब, CEO यूटोपिया ऑफ 5 प्राइवेट लेबल सेलर एट अमेज़ॉन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फिस्कल ईयर 2026-27 का बजट ईद के बाद पेश होना है, और ये बजट अब बहुत ही अहम तरीन तस्वुर किया जा रहा है, चूँकि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसके बाद पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स अच्छे खासे डिस्टर्ब हो गए। हम बड़ी ज़बरदस्त मैक्रो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे थे आज से 3 महीने पहले, लेकिन जब इस जंग का आगाज़ हुआ और जब इसने शिद्दत पकड़ी और उसके बाद फिर जब सीज़ फायर हुआ, तो हमने ऑयल प्राइसेस का जो एक अपवर्ड ट्रेंड देखा, उसने पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। अप्रैल के फिगर्स जब हमारे सामने आए तो वहाँ पर ट्रेड डेफिसिट भी हमने बढ़ते हुए देखा। अब एक इशू ये है कि इंडस्ट्री के लिए इस वक्त कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्री की डिमांड है कि आने वाले बजट में उनको रिलीफ चाहिए। सैलरीड पर्सनस पर जो टैक्स का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उनको भी आने वाले बजट में रिलीफ चाहिए। और फिर अब जो इन्फ्लेशन रेट बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, पेट्रोलियम लेवी की सूरत में पेट्रोल प्राइसेस इस वक्त बहुत हाई हैं। IMF के साथ बड़ी तवील नेगोशिएशंस हुई हैं, लेकिन अब क्या क्या रिलीफ इस वक्त हुकूमत अपने फिस्कल स्पेस के ज़रिए लोगों तक प्रोवाइड कर सकती है, कितना अहम ये बजट है, और इस बजट के बाद क्या कुछ माशी हालात में तब्दीली मुमकिन है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ बादशाह, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी हम देख रहे हैं जो सूरत हाल इस वक्त है, एक आम आदमी महंगाई से बहुत परेशान है। बजट जब भी आता है तो एक आम आदमी को ये उम्मीद होती है कि अब उसको रिलीफ मिलेगा, पेट्रोल प्राइसेस शायद कम होंगी, टैक्सेस का बोझ कम होगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा है, क्योंकि लेवी का टारगेट भी बड़ा हाई है, FBR के टारगेट्स भी बड़े हायर साइड पर हैं। तो एक आम आदमी की ज़िंदगी इसका मतलब बदलने नहीं जा रही है इस बजट के बाद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्शन अगले साल की दी गई हैं फिस्कल साइड पर, वो आपने जो ठीक कहा काफ़ी परेशान कुन लग रहे हैं। सबसे पहले जो परेशानी की वजह हो सकती है कि अगले साल का जो FBR का रेवेन्यू टारगेट है वो तकरीबन 15,500 अरब के लगभग हो सकता है, और इसे हासिल करने के लिए 15 से 16% शरह नमू की ज़रूरत है, जो कि इन हालात में जिस तरह हम गुज़र रहे हैं इस वक्त बहुत मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा के तकरीबन 1700 या 1800 अरब तक ले जाने का प्रोग्राम कम से कम IMF की प्रोजेक्शंस में है, वो भी सरासर नामुनासिब है। जब ये पेट्रोलियम लेवी लगा था, उसको सेल्स टैक्स से हटाकर पेट्रोलियम लेवी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगाया गया था, ताकि कोई शेयरिंग ना हो प्रोविंसेस के साथ। उस वक्त जब ये ट्रांसफ़र हुआ था तो रेट 18% था, जो कि मुनासिब रेट है सेल्स टैक्स का। आज वही पेट्रोलियम लेवी डबल से ज़्यादा 35 से भी ज़्यादा फीसद टैक्स लगा हुआ है। ये सरासर नामुनासिब है, और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय अब डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं। IMF ने 2 सेक्टर्स के बारे में वाज़े तौर पर इशारा दिया है
कि उनको डेवलप करें। पिछले 1.5-2 साल से एक आपका ज़री शोबे के आमदनी और दूसरा बड़े बड़े दुकानदारों की आमदनी, इन दोनों में एफबीआर का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स काफ़ी हद तक फेल हो चुके हैं। अब यही 2 टारगेट्स हैं जिनको बढ़ाना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि रिटेल ट्रेड सेक्टर को लाएं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को बढ़ाएं। और अभी जो अंदाज़ा आ रहा है कि 430 अरब के एडिशनल टैक्सेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है आने वाले बजटों में। देखिए क्या। तो अब हफीज़ साहब ये मुमकिन कैसे हो सकेगा? पहले भी ये कोशिशें तो की गई हैं कि रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाए, ताजिर दोस्त स्कीम आई, इसके अलावा कई और कोशिशें एफबीआर की जानिब से की गई, लेकिन वो अस खुद तो नहीं उसमें आना चाहते। जब तक कोई सख्ती ना की जाए, जब तक कोई ऐसी कानून साजी या रिफॉर्म ना किया जाए कि उन्हें फिर मजबूरन इस नेट में आना ही पड़े, तो अब ये मुमकिन कैसे हो सकेगा? माजी में तो हमेशा हमें एफबीआर की नाकामी नज़र आई है। आज की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है और हमारे यहाँ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन तक नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े दुकान जो हैं, सुपरमार्केट्स वगैरह जो हैं, वहाँ भी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत डिफेक्टिव। अब निज़ाम में इस तरह की तब्दीली लाना चाहिए और ऑडिट का निज़ाम जो होना चाहिए उसका फोकस शुड बी वेरी स्ट्रांगली ऑन डॉक्यूमेंटेशन, नॉट ऑन द फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो इसलिए भी हमें टैक्स रिफॉर्म्स में अब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर सोचना चाहिए ज़्यादा, बनिस्बत टैक्स रेट्स को एनहांस करें। वो सरासर गलत पॉलिसी है। टैक्स बेस को ब्रॉडन करें और टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन को डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के थ्रू इम्प्रूव करें। और अभी साहब ये तो थोड़ा सा मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा कि ये रिफॉर्म आप लेकर आएँ, 2 सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाएं, फिर उसमें कितना मजीद टैक्स जमा होता है। अभी क्या शॉर्ट टर्म में जो पहले ही बर्डन तबका है, जिस पर पहले ही बोझ ज़्यादा है टैक्स का, उसको अभी शॉर्ट टर्म में रिलीफ देना आपकी नज़र में कुछ मुमकिन है? क्योंकि ये सब करते करते तो वक्त लग जाएगा। बात दरअसल ये है कि जो सैलरी तबका है उनका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 6 लाख रुपए पर साल भर के इनकम पर फिक्स काफ़ी अरसे से रहा है। बीच में अफरात ज़र की रफ्तार काफ़ी रही है। 2022-23 में तो तकरीबन 30% तक जा चुका। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो एस्टिमेशन हमने की है कि ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको आप 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करें कम अज़ कम। दूसरा जो फ़ायदा होना चाहिए वो ये है कि हम पाकिस्तान में जो हाईएस्ट मार्जिनल टैक्स रेट है वो 35% है। दूसरे मुल्कों में ये 30% है। हमें भी मैक्सिमम रेट को 30% पे फिक्स करना चाहिए और साथ साथ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि अलबत्ता जो अर्नड इनकम और अनअर्नड इनकम को मर्ज करके टैक्स करें। और दूसरी तरफ जो हमें करना चाहिए वो ये है कि जो कॉरपोरेट इनकम टैक्स पर सुपर टैक्स लगता है वो सरासर गलत है। उससे टैक्स का बर्डन बहुत बड़ा है, उसको ख़त्म करें। सही। और अभी साहब ये इंडस्ट्री की जो हमारी अभी बड़ी डिमांड है कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़नी है, उनके लिए कॉस्ट का इशू है। वो डिमांड करते हैं कि कॉस्ट को थोड़ा कम करें। बहुत हायर साइड पर चली गई जब से पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ी हैं। तो अब ये प्रपोजल्स तो सारी हर प्लेटफॉर्म से और हर एक ट्रेड यूनियन ने गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ। उनको कंसीडर भी सीरियसली किया जाएगा? चूँकि औरंगज़ेब साहब एक प्रोफेशनल बैंकर रहे हैं, इंडस्ट्री के इशूज़ को और उनकी डिमांड्स को क्या वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे? यकीनन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ एक पूरी मिनिस्ट्री ज़रूर मौजूद है, एफबीआर भी है। बात दरअसल ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक हैरत अंगेज़ पॉलिसी पिछले 2-2.5 साल से फॉलो की है कि रुपए को बहुत ही मुस्तहकम करके रखा है और ख़ुद उनकी कैलकुलेशंस ये है कि रुपए की कदर जो है वो आर्टिफिशियली बहुत बढ़ गई है, 6 से 7%। अच्छा। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को मुनासिब एक्सचेंज रेट दें, उनको वही रेट दें जो करेक्ट मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट होगा। IMF भी ये कह रहा है और IMF तो अलबत्ता कह रहा है कि 12 से 15% डिप्रिसिएशन करें आप। तो इसलिए
ये बहुत ज़रूरी है कि इनकम जो है हमारे एक्सपोर्टर्स की रुपीस में, उसमें इजाफा हो वाज़े तौर पर, तो उसके नतीजे में कॉस्ट अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो अब जैसे अभी साहब हम देखते हैं कि थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ती है 2-4% मंथली बेसिस पर भी, तो इंपोर्ट्स में जो इजाफा है वो कोई 14-15% हो जाता है और फिर वो हमारा डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ क्या इंपोर्ट को भी थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, चूँकि हम बहुत सारा रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, ये एक विशेष साइकिल में जाके हम फंस जाते हैं। इंपोर्ट के नंबर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इंपोर्ट्स की बढ़ने की वजह पिछले दिनों ख़ास तौर पे ये रही है कि पिछले 2-3 महीने से तो आपने देखा है कि पेट्रोल की कीमत जो है, क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो आसमान तक पहुंच चुकी है, 40 से 50% इजाफा हुआ है। तो इसके हमारा जो इंपोर्ट का बिल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का वो 14 अरब डॉलर है। वो तो तकरीबन आप देखिए कि साल भर में 6 से 7 अरब डॉलर बढ़ सकता है और बढ़ना शुरू हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस तरह कंट्रोल करना है। तो एक तो सबसे स्टैंडर्ड मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म जो है वो एक्सचेंज रेट को मुनासिब रखें ताकि इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएं। ख़ास तौर पे कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट्स जो हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ, उनकी कीमतें बढ़ जाएं। तो ये अजीब सी पॉलिसी है स्टेट बैंक की कि एक तरफ एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज किया हुआ है बाय कीपिंग आर्टिफिशियली हाई वैल्यूड एक्सचेंज रेट, और दूसरी तरफ इंपोर्ट्स को इनकरेज किया हुआ है बाय कीपिंग द रुपी आर्टिफिशियली एट अ हाई वैल्यू। तो ये सब मेजर्स अगले साल लेना बहुत ज़रूरी हो चुका है। और फिर साहब ये ऑयल इंपोर्ट का आपने जिक्र किया, तो अभी अप्रैल के फिगर बड़े इंटरेस्टिंग है। जो कंजम्पशन हमारी है पेट्रोल और डीजल की वो 7 और 11% कम हुई है, और इंपोर्ट में हमने कोई 4-5% का रेस किया, यानी मार्च के मुकाबले में हमने अप्रैल में ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट किया। पिछले साल अप्रैल के मुकाबले में तो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट किया। जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल इतना महंगा है, हम अपने लोगों को 400 रुपये पर लीटर से ज़्यादा का दे रहे हैं, कभी 450 भी गया है, 380 भी रहा है। तो ये फिर हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं एक महीने में, उस मौके पे जबकि प्राइसेस ऑल टाइम हाई हैं? मेरे ख्याल से स्टॉक बिल्डअप कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का सिलसिला लंबा होता जाए तो पाकिस्तान को ज़रूर स्टॉक की पोजीशन है। और मैं अपनी हुकूमत की तारीफ़ करूँगा कि आज तक पाकिस्तान में अभी तक पेट्रोल स्टेशनों पर क्यूज़ नहीं लगे हैं। ये एक कामयाबी है और इसको हमें कोशिश करना चाहिए कि ये कायम रहे। बांग्लादेश वगैरह में तो खबर ये है कि लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लेकिन अभी साहब वहाँ हम देखते हैं जो परसेंटेज है कीमत बढ़ने की वो बड़ी लोअर साइड पर है। हमने तो कोई 70-75% प्राइस बढ़ा दिए हैं। क्या ये इन हालात में भी ये परफॉर्मेंस काबिल तहसीन और तसल्ली बख्श है? ये बहुत नामुनासिब है। जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया है कि पेट्रोलियम लेवी 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस वक्त 35 से 40% है। उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। और यही पोजीशन है कि दूसरे मुल्कों में जो टैक्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर वो कम है, मुनासिब है, और इसकी वजह से उनकी कीमतें हमसे वाज़े तौर पर डॉलर टर्म्स में कम है। और एक आखिरी सवाल हफीज़ साहब के, ये जितनी भी तजावीज़ आपने दी हैं इस सब को मानने का या इन सब की तरफ आगे बढ़ने का फिस्कल स्पेस इस वक्त गवर्नमेंट के पास मौजूद है, या वाकई रियलिस्टिकली फिस्कल चैलेंजेस हैं इस वक्त गवर्नमेंट को? देखिए 2-3 चीज़ें कह रहे हैं हम कि टैक्स रेट्स जो ओवर टैक्स सेक्टर है उन पे कम करें, टैक्स बेस को फैलाएं, बढ़ाएं, कोशिश करें, और तीसरा खर्चों में वाज़े तौर पर इकॉनमी लाने की कोशिश करें। बहुत मार्जिन मौजूद है फेडरल लेवल पर। अब वक्त आ गया है कि वाज़े तौर पर रैशनलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिविजन्स, ऑटोनमस बॉडीज़ एंड अटैच्ड डिपार्टमेंट्स, इन सब का रैशनलाइजेशन का वक्त आ चुका। और ये एक्सपेंडिचर पर अगर कट लगाते हैं गवर्नमेंट के तो एक बड़ी बचत हो सकती है आपकी नज़र में? जी यकीनन। अब आप ये देखिए कि 40 तकरीबन मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स हैं, 100 से अटैच्ड डिपार्टमेंट्स और ऑटोनमस बॉडीज़ हैं। फेडरल गवर्नमेंट को तो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया था 18वीं तरमीम में, उसके बावजूद फैला हुआ है निज़ाम। हमें ये करना चाहिए था कि ज़ीरो बेस बजटिंग करके सवाल पूछते कि आपको कायम रहना चाहिए या नहीं, आइन के तहत या काम के लिहाज से। ये हमने किया ही नहीं है। अगर करते तो कम से कम
फेडरल गवर्नमेंट का साइज जो है वो मेरे ख्याल से तो आधा होना चाहिए। यकीनन। बहुत बहुत उसके शुक्रिया। जी नतीजे जी में काफ़ी मार्जिन होगा सेविंग्स का। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।